सहारनपुर और कैराना में कल चुनाव निपट गया, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा, इसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपने गुणाभाग करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जनता है वो भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से भी आकलन कर रही है। लेकिन ऐसे में जब चुनाव कल चल रहा था तो सहारनपुर और कैराना सीट पर क्या कुछ हो रहा था, पल पल समीकरण वहाँ पर बदल रहे थे, इसी पर बातचीत करेंगे हम उन लोगों से जो कल सहारनपुर से लेकर कैराना तक लगातार फील्ड में रहे हैं और पल पल की अपडेट उन्होंने वहाँ से दी भी है सबको, और साथ ही साथ पल पल जो समीकरण बदल रहे थे उस पर भी वो लोग अपनी निगाहें बनाए हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे सार्थक जी से। सार्थक, क्या लगता है आपको, कल सहारनपुर से शुरुआत कर लेते हैं हम, क्या हो गया कल सहारनपुर में? लगातार समीकरण बदले थे, 66% पर जो मतदान रुक गया, तो क्या वो किसके लिए फ़ायदे में रहेगा और किसके लिए नुकसान में रहेगा? देखिए, पहले तो विकास जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपको थोड़ा-सा अगर जो समीकरण की बात करें 2019 से मैं अगर जो जोड़कर देखूँ तो अब की बार का मतदान जो कि हिंदुओं के लिए था वो बहुत ज़्यादा कम रहा। हिंदू अब की बार बाहर तो निकला, लेकिन वो शाम के समय बाहर निकला। सुबह के समय अगर जो 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक की वोटिंग की बात की जाए, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो हिंदू बाहर दिखा, फिर उसके बाद वो साइलेंट मोड पर अपने घर पे बैठ गया और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के करीब फिर बाहर निकला। और उस चीज़ को देखते हुए तो ये कहा जा रहा है कि पूरा जो समीकरण पिछली बार का 70% जो सहारनपुर में पोलिंग रहा था, अब की बार 4% घटा है। लेकिन फिर भी पूरा विश्लेषण अगर जो करा जाए, जैसे सहारनपुर देहात हो या बेहट हो, इन जगह अगर जो बात की जाए 2019 में जो पोलिंग था वही सेम टू सेम अब की बार पोलिंग हुआ है। और या फिर देवबंद की बात करें, सहारनपुर नगर की बात करें और रामपुर की बात करें, यहाँ की अब की बार जो वोटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि पिछली बार में और अब की बार में बहुत ज़्यादा अंतर था। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि ये बीजेपी के अंडर में नहीं रही। सहारनपुर अगर जो नगर की बात करें तो ये बीजेपी के अंडर में नहीं थी 2019 में, अब की बार ये बीजेपी के अंडर में थी। और उसके बाद रामपुर भी अब की बार अपने अंडर में थी और देवबंद भी। तो अब अगर जो मैं बात कर लूँ सारे कैंडिडेट्स की, जो राघव लखनपाल हैं उनकी अगर जो मैं बात करता हूँ, देखिए उनको वोट मिला है 5 विधानसभाओं से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी 2 विधानसभाएं कट गई हो या कुछ हो गया हो। उसमें बेहट और जो देहात है वहाँ पर उनको वोटिंग परसेंटेज जो 2019 में था वहाँ से कम हुआ था। अब की बार भी वही समीकरण है कि वो अब की बार कम हुआ है। लेकिन देवबंद, रामपुर और सहारनपुर, यहाँ से अब की बार उनका समीकरण जो है वो बढ़ा है। यहाँ से उनको अब की बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सहारनपुर नगर से। और अगर जो माजिद अली की बात करें, माजिद अली वैसे तो चुनाव से अगर तो पहले की बात करें, जब तक उनका टिकट नहीं हुआ था वो तमाम जगह घूम रहे थे। उनका एक हल्ला भी मच रहा था कि अब की बार वो सेकंड नंबर पर हैं, ये पूरा वो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे भी जा सकते हैं। लेकिन आखिरी के टाइम में जब उनका टिकट हो जाता है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ घूमना बंद कर देती हैं, उनका बोलना बंद हो जाता है, उनकी चेहरे की हंसी उड़ जाती है। उसका कारण ये हुआ कि उनको लग रहा था कि शायद गठबंधन हो जाएगा, मेरा जो टिकट था वो मेरा वापस हो जाएगा और मैं गठबंधन में जाकर आराम से मौज लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो माजिद अली बिल्कुल अब की बार साइलेंट रहे हैं। वहीं शुरुआत के बीच में थोड़ा सा आपने 14 तारीख की बात करें, अगर तो 14 तारीख के टाइम पे लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि अब की बार त्रिकोणीय चुनाव है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। आखिरी के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो चुनाव होना था वो चुनाव राघव लखनपाल वर्सेस इमरान मसूद के बीच में रहा। और इमरान मसूद की अगर तो बात करें, इमरान मसूद हालांकि खुश हैं, वो देखा होगा आपने भी, अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, वो झूले पर झूल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार तो मेरा झूला जो था वो दिल्ली भी लग जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली भी। तो अगर जो उनकी बात करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पिछली बार 2,07,000 से अब की बार वो आगे तो आए हैं। उनका ये भी हुआ है कि उनको वोट भी मिला है, अब की बार लामबंद होकर उनको वोट भी मिला है। क्योंकि मुस्लिम जो था वो आखिरी में उसने अपना मन बना लिया कि ठीक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाते हैं। क्योंकि जो प्रियंका का रोड शो था 2019 का और अब का रोड शो जो था वो भीड़ बिल्कुल समीकरण बिल्कुल ज़बरदस्त वाला था। अब की बार भी रोड शो वैसा ही हुआ जैसा 2019 में था। और पर उस टाइम पे क्या हुआ था कि हाजी फजलुर रहमान के साथ ज़्यादा जनता बन गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। अब की बार कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी का था। तो उस हिसाब को देखते हुए कि सहारनपुर में होने वाला क्या है, जैसा आपने मेरे से पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच में फ़ाइट है। फ़ाइट वही वाली 2019 वाली 22,000 23,000 वाला जो समीकरण जीत का बैठा था, वही वाला समीकरण अब की बार बैठता है। क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा टक्कर वाला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से कोई भी जीत जाए, क्या राघव लखनपाल जीत जाए या इमरान मसूद जीत जाए, लेकिन टक्कर वाला चुनाव है। और अगर जो जातीय समीकरण की बात करें, कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा था कि सैनी समाज नाराज है, हालांकि आखिरी के एक दिन पहले ही जैसे ही एकदम धर्म सिंह सैनी वापस आए तो उसको देखते हुए सैनी समाज थोड़ा सा
जो छिटक रहा था वो वापस अपने खेमे में आया है। उसके बाद राजपूत की बात करें, बेहट में राजपूत है, देवबंद में राजपूत है, भाईला हो गया, रनखंडी हो गया, सबसे बड़ा वोट बैंक वाला क्षेत्र माना जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था, तो मैंने वहाँ पर लोगों का रुझान समझा था। तो लोगों का ये कहना था कि हमने वचन ले लिया है कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन आखिरी टाइम में जब वहाँ ईवीएम का बटन सामने आया और वहाँ फूल दिखाई दिया उनको बड़ा बड़ा, तो उन्होंने वो फूल का बटन भी दबाया है। भाईला में भी ऐसा ही हुआ और रनखंडी में भी ऐसा है। वो ऐसा नहीं है कि राजपूत कट कर चला गया हो, राजपूत मिला है। फिर उसके बाद दलित की बात करें, दलित अब की बार हाथी को बिल्कुल छोड़कर गायब हो गया। जो कहा जा रहा था कि वो जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, उस प्रतिशत से नहीं गया जिस प्रतिशत से हाजी फजलुर रहमान को मिला था। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा बहुत लाम बन रहा है। जो 40 से ऊपर की उम्र वाला था वो लाम बन रहा है, लेकिन उससे नीचे की जो उम्र का था वो बसपा से हटकर बीजेपी की तरफ गया है। और एक सहारनपुर में सबसे बड़ा विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूँ, मुसलमान का। अब की बार मुसलमान का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा मुसलमान अब की बार 2019 से ज़्यादा अब की बार 2024 में मिला है। उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या कहते हैं, चिल्काना की तरफ गया। मुसलमानों का सबसे बड़ा क्षेत्र जो राय वाला कहा जाता है या फिर इस्लामी इंटर कॉलेज कहा जाता है, या उधर की साइड अगर जो जाएँ तो 2019 में जहाँ बस्ते नहीं दिखाई दिया करते थे, वहाँ अब की बार बीजेपी के बस्ते थे। यानी कि बीजेपी का बस्ता होने का मतलब आप ये मान लीजिए कि उन जगह से वोट मिला है तभी वहाँ पर बस्ता लगाया गया है। नहीं तो पिछली बार मैंने जैसे देखा था वहाँ पर बीजेपी का बस्ता ही नहीं था। और सहारनपुर में एक वोट बैंक ऐसा है जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बोला था कि पसमानदा मुसलमान, जो कि नीचे तबके का आता है, उसकी यहाँ पर अगर जो वोट बैंक की बात की जाए वो 50,000 के आसपास है। वो किसी को पता नहीं है, वो साइलेंट वोटर में कहा जाता है कि बीजेपी के पास एक साइलेंट वोटर है। तो वो जो साइलेंट वोटर है ना, उसने अब की बार बीजेपी को लामबंद होकर वोट दिया है। यानी कि वो 50,000 में से, ऐसा जो नहीं कहूँगा मैं सीधा ही एक तरफा गया है, क्योंकि कभी ऐसा समीकरण हुआ ही नहीं कि एक तरफा वोट हो जाए, उसमें से अगर जो 45 भी गया है तो भी उसमें राघव लखनपाल को बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन दलित, राजपूत, सैनी, ये जो नाराज़गी थी और भी कश्यपों की भी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी अब की बार थोड़ी सी कम हुई है और वो बीजेपी की तरफ आया है। और अगर जो बात करें कि अब नंबर वाइज की कि कौन किस नंबर पे, कौन किस नंबर पे नहीं, तो टक्कर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन लास्ट का जो समीकरण पूरा निचोड़ जो निकलता है कि राघव लखनपाल पहले नंबर पर रह सकते हैं। ये मैं समीकरण का पूरा वो तो नहीं कर रहा, निचोड़ तो नहीं दे रहा, वो तो 4 जून में डिब्बे में से निकलेगा। लेकिन जो मेरा विश्लेषण कहता है, जो मैंने अभी तक एनालिसिस करा है, उसमें पहले नंबर पर राघव लखनपाल, दूसरे नंबर पर इमरान मसूद और तीसरे नंबर पर माजिद अली। ठीक है, पुरुषोत्तम सैनी भी यहाँ पर। पुरुषोत्तम भाई, क्या लग रहा है कि जो दलित और मुस्लिम जो भाजपा पर गए हैं, क्या उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से सीट निकाल सकती है? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको 2019 के अगर आंकड़े बताऊं, 2019 के अंदर आपने देखा होगा कि जिस वक्त मोदी लहर थी, 14 हो या 19 हो, तो जनपद सहारनपुर की जो नंबर 1 विधानसभा पड़ती है भेट, वहाँ पर 70% से ऊपर वोट पड़ा था। मगर इस बार जो है मतदान तो हुआ है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 विधानसभा भेट पर हुआ है। और हम नगर की अगर बात करें, सहारनपुर नगर में सबसे ज़्यादा मतदान देखने को मिला है। अगर बात करें तो 65% ऐसे मतदान हुआ है। और इस बार जब हम बूथों पर गए तो बूथों पर हमने एक चीज़ देखी, युवाओं के प्रति जो पहले एक उत्साह हुआ करता वोट डालने का, वो नहीं था। हमने कुछ युवाओं से बात करी, अरे क्या करना है वोट डाल के, चलो कहीं घूमने जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों पर थे ही नहीं, कुछ वोट डालते हुए कतराते हुए नज़र आ रहे थे। और फिर जब शाम के समय हमने देखा, जब 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय था, तो उस टाइम बारिश आई, तो कुछ लोग उन चीज़ों को देख कर भी, जो हिंदू वोटर्स था, वो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में था कि वोट दें या ना दें, या फिर हम नोटा का इस्तेमाल करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये राह बड़ी आसान होगी राघव लखनपाल शर्मा के लिए, क्योंकि इस बार जो है हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें तो कश्यप, राजपूत और सैनी समाज ने जिस प्रकार इमरान मसूद गठबंधन प्रत्याशियों को भरवा वोट दिया है, तो मैं नहीं कह सकता कि राघव लखनपाल शर्मा के लिए इस बार की जो संसद तक पहुंचने की जो बताए जा रहे हैं, बड़े वादे किए जा रहे हैं, ये राह आसान होगी। चलिए, अंशुल हैं। अंशुल, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, चुनाव कंप्लीट हो चुका और सहारनपुर में अब की बार ये जो वरीयता की सूची थी ना, नंबर 1 पर रहा। सबसे पहले तो शासन प्रशासन और यहाँ के सहारनपुर वासियों को तो बधाई है। दूसरी बात है, अब यहाँ चुनाव कहाँ मोड़ कैसे हुए हैं। बेहट और सहारनपुर में पिछली बार ये जो बीजेपी की लॉबी थी वो हार गई थी, यही चुनाव डगमगाया था। अब की बार वहाँ वोट गेन हुआ है, बढ़ा है फिर दोबारा। और सहारनपुर के अंदर बीजेपी की जो मंडली थी, जो बूथ कमेटियाँ थी, जो पन्ना प्रमुख थे, जो कुछ भी थी, जिसकी बातें आप समझते होंगे, वो यहाँ पर धराशायी दिखाई दी। मतलब बस्ते तो लग रहे होंगे। जो पिछली बार निकाय चुनाव में जो घर घर से वोटों को उठाना था वो ख़त्म हुआ। पहले वोट की पर्ची घर तक पहुंच जाती थी, अब की बार सिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया।
ठीक है, ये तो सिटी में। शाम के घंटे की बारिश, जो वोटों का जाना होता है वो गायब, क्योंकि बारिश आ गई थी तो खुद ही जो निकलना चाह रहे तो वैसे भी नहीं निकल पाए, तो 1 घंटे में वो डैमेज हो गया। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जो सार्थक भाई की बात को मैं आगे बढ़ा दूंगा यहीं पे ही, कि उन्होंने कहा कि बसपा सच में गायब हो गई। ये बातें मैंने आपको पिछली डिबेट में कही थी कि, और अब की बार फिर डिबेट में निकल के सामने आ गई कि बसपा का बस्ता ही खत्म हो चुका अब की बार में। उनके नारे की हवा निकाल दी अब की बार। ये इमरान मसूद का मेरा मान मेरा संविधान जो उन्होंने नारा लगाया था, कांग्रेस का नारा, उस नारे से दलित समाज एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया, और उसने लामबंद होकर के वोट डाल दिए जा करके। कुछ देवबंद की बेल्टों से भी फ़ोन आए, बातचीत हुई, उन लोगों से बातचीत पता लगी। खैर ये तो आने वाले वक्त में 4 तारीख में पता लग जाएगा, मगर फिलहाल इनपुट के रिपोर्ट से हैं कि वहाँ से दलित समाज ने वोट डाल दिया कांग्रेस के इमरान मसूद को। फिर बीजेपी की बात आती है जो लॉबी विरोध में थी, सैनी समाज, ठाकुर समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, पाल तो खैर लामबंद हुआ, मगर इन 3 समाज का मामला था। अब आई बातें, शुरुआत करते हैं सैनी समाज से। सैनी समाज का विरोध हुआ, डॉक्टर धर्म सिंह की एंट्री हुई, तो लगा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से कुछ फ़ायदा होगा, मगर बहरहाल वहाँ पर कुछ फ़ायदा दिखाई दिया नहीं। सहारनपुर में तो कुछ महसूस हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये बातें 20 के बाद करेंगे, हम 20 के बाद मंत्री जी के अपने हवाले हो जाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएंगे। तो सैनी समाज का रुझान सहारनपुर में ऐसा पड़ा कि जैसा था ऐसा ही रहा, जो का तू। हुआ भी अभी नहीं हुआ इस बात कह सकते हैं। रही बात राजपूतों की, राजपूतों का जो निकल के आया, जो पंचायत थी, उस पंचायत के फॉलोअप नाम की चीज़ होती है कि जो फॉलोअप करना होता है, कि जो तुमने आंदोलन स्टार्ट किया था उस आंदोलन को फॉलोअप करके बैलेट पेपर तक पहुँचाना था उन लोगों को। वहाँ धराशायी होगी पूरी टीम ही है, वहाँ बिल्कुल तितर-बितर हो गया मामला, वो धराशायी हो चुका। बीजेपी के पक्ष में राजपूतों ने तब जम करके वोटिंग करी। 100 में से 10 या 20% कह सकते हो कि जो आदमी लामबंद होकर के किसी सत्तारूढ़ पार्टी के हिसाब से काम कर रहे होंगे, अभी जा कर काम किया होगा, तो उस आंदोलन की हवा टाइट होती दिखाई दी कि वो नहीं हो पाया और बीजेपी को वोट किया उन लोगों ने। सभी को तो नहीं कहूँगा, मगर मेरे हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से इतना निकल के आया। दूसरी बातें आती हैं इमरान मसूद कैसे निकाल पाए। इमरान मसूद और राघव लखनपाल के ही बीच टक्कर हुई है और दबा करके टक्कर हुई। इसका प्रतिक्रिया निकलेगा कि 4 तारीख में जो झोला होगा, वो जो बैलेट पेपर होंगे, उसमें से जो नायाब तस्वीरें निकल के आएंगी, वो चेहरे दिखाएंगे। सहारनपुर में ये समीकरण रहा। कैराना और इधर तो टक्कर बड़ी ज़बरदस्त है। इन और इकरा हसन, उधर प्रदीप चौधरी। ये जो विरोध था मनीष चौहान का, अब कैराना में आते हैं, तो वहाँ ये हुआ कि जब मनीष चौहान का विरोध, जब साथ रहे मनीष चौहान बीजेपी के, तो उससे जो टकराव की स्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दी और अंत में ही बीजेपी अपने कमबैक फाइट पर आ गई और दोनों लड़ते दिखाई दिए। एंड में जो परसेंटेज सहारनपुर में बढ़ा है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार 70 था, मगर अब की बार सहारनपुर में भी ऐसा नहीं कि डाउन गया, वो सबसे ऊपर चला गया उस पर कमबैक के अंदर आने के बाद में। देवबंद में भी स्टार्ट हुआ पोलिंग। देवबंद में माविया अली जो पूर्व विधायक हैं, उनका विरोध हुआ था, उन्होंने भी अंदर खाने कहीं ना कहीं इमरान मसूद को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। वहाँ भी वोट का डैमेज मिला है, तो वो किसके पक्ष में गए हैं ये तो सबको पता है, किसके पक्ष में गए होंगे, तो सब समीकरणों का खेल है। तो देवबंद में ऐसा कैसा खासा जोर नहीं लगा पाए इमरान मसूद, जो जोर लगाने वाली बातचीत थी। सहारनपुर देहात और बेहट, यहाँ से बड़ी अच्छी वोटों के साथ इनको मजबूती मिली है। सहारनपुर में बीजेपी का जो स्तर था, जो बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठकें होती थी, जो टीम होती थी, वो धरातल पे दिखाई नहीं दी। मेरा तो ये कहना है सर। ठीक है, सार्थक से ही बात करूंगा कैराना को लेकर। सार्थक, क्या लग रहा है कैराना में क्या स्थिति बनेगी, क्या पिक्चर होगी वहाँ की? देखिए, कैराना की मैं बात करूं तो कैराना एक हॉट सीट तो मानी जाती है, और हॉट सीट अब की बार भी रही है। 2019 में भी हॉट सीट थी और अब की बार भी हॉट सीट है, क्योंकि 2019 में बीजेपी हार गई थी। नहीं, 2019 में बीजेपी जीत गई थी। अगर जो अब की बार की बात करें तो अब की बार समीकरण जो था वो चेंज हुआ है। समीकरण में मैं आपको बता देता हूँ समीकरण क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि इकरा हसन एक लंदन से पढ़ी हुई लड़की हैं और युवाओं का सबसे ज़्यादा कैराना में जोर माना जाता है, और जो युवा थे वो अब की बार पूरी तरीके से इकरा हसन के पीछे थे। अगर जो गुजरों की बात करें या फिर राजपूतों की बात करें, सैनी की बात करें, जो समीकरण सहारनपुर में था, जो नाराज़गी यहाँ पर सहारनपुर में थी, लेकिन सहारनपुर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या था कि सहारनपुर में कैंडिडेट का से नाराज़गी नहीं थी। अगर जो देखा जाए, राघव लखनपाल से कोई नाराज़ नहीं था, लेकिन कैराना में कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट की लड़ाई थी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रदीप चौधरी हैं उनसे नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि आपने देखा होगा 2023 में एक मिहिर भोज की यात्रा निकली, उसको देखते हुए लोग नाराज़ दिखे, उनके लड़के के बयान से देखकर नाराज़ दिखे, उनके इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी फ़ोटो डालने की वजह से नाराज़ दिखे, कुछ लोग
इसलिए नाराज़ थे कि उन्होंने एक जाति सूचक शब्द को लगाकर काम किया है। और वही नाराज़गी 19 तारीख तक लोग मान रहे थे कि शायद जग जाहिर रहे, और वही हुआ है। 19 तारीख तक वो जाहिर रही। अगर जो मैं गुजरों के गांव की बात करूं, सबसे बड़ा कंडेला, भूरा, ऊंचा गांव, इधर की साइड की अगर जो बात करें तो 2019 के समय में जब मैं वहां पर था तो वहां पर इतना बुरा हाल था कि लोग बाग पूरे तरीके से एक तरफा ही वहाँ पर बटन दबाना चाहते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि एक बार जाते हैं तो दो दो बार बटन दबाना सोचते थे। लेकिन अब की बार वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर अब की बार वोटिंग परसेंटेज घट गया। कंडेला में 4200 वोट डला है। पिछली बार का वोट बैंक अगर जो देखा जाए तो 8000 वोट था, और अब की बार 4200, यानी कि आधा तो वहीं ख़त्म हो गया। गुजरों का सबसे बड़ा गाँव है, भूरा में ऐसा ही हुआ है, ऊँचा गाँव में ऐसा ही हुआ है कि गुजर जो वोटर था वो बाहर नहीं निकला। उन्होंने अपने ही प्रदीप चौधरी का साथ नहीं दिया। और अगर जो इकरा हसन की बात कर ले तो मुसलमान वहाँ पर एक तरफा गया है। शिवपाल राणा कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है, राजपूत अब की बार उधर जाएगा, वोट देगा, ये करेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवपाल राणा को वोट नहीं मिला क्योंकि पिछली बार जो हरेंद्र मलिक वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे 70,000 पर अटक गए थे। अब की बार मुझे लगता है शिवपाल राणा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से भी ऊपर नहीं जा सकते, इनके पास इतना ही वोट रहेगा। पिछली बार तबस्सुम हसन थी और प्रदीप चौधरी थे। तो अब की बार क्या हुआ है, अब की बार तबस्सुम हसन की लड़की है इकरा हसन। तो अब की बार ये हुआ है कि नाहिद हसन बाहर थे। हालांकि वो बोले नहीं, लेकिन वो वोटरों को प्रभावित करना बहुत अच्छे से जानते हैं। 2022 के इलेक्शन में वो भले ही अपने जेल में रहे, लेकिन अब की बार वो बाहर थे। लोग क्या होता है कि मुसलमान उनको देख के ही खुश हो जाता है कि हाँ हमारा भाई हमारे बीच में खड़ा है। हालांकि कहीं कहीं उन्होंने बयान भी दिए। उन्होंने एक जगह बयान भी दिया था कि अगर तो मेरे किसी प्रत्याशी को छेड़ा जाएगा या मेरे किसी बंदे को छेड़ा जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो वाला बयान जो मुसलमानों को एक तरफा जोड़ देता है वो हुआ भी है। और राजपूतों ने क्या कहते हैं एक बैठक करी थी 7 तारीख में। उन्होंने कहा था कि चाहे प्राण चले जाएँ पर वचन नहीं जाएगा, वो वाली बात हुई है। टाबर गाँव है, कुतुबपुर गाँव है, जहाँ पर प्रदीप चौधरी का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे। वहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने अपना वचन निभा लिया, उन्होंने अपने वचन को पूरी तरीके से करा है। और एक सैनी जो समाज था जो सहारनपुर में नाराज़ नहीं दिखा, वो वहाँ पर नाराज़ था। उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि आपने देखा होगा मुकेश चौधरी जब जीते थे तो मुकेश चौधरी के ही कुछ लोग थे, उन्होंने एक बयान दिया था, क्या कहते हैं कि अब की बार हमने तुम्हारे ही मंत्री को उल्टा ठोक दिया। वो वाली बात थी। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए जो सैनी समाज के लोग थे, उनके फ़ोन भी आए और वीडियो भी भेज रखे हैं। मैं वो आपको वीडियो दिखा नहीं सकता। उन लोगों ने मुझे वीडियो भी भेजी है और उन्होंने मुझे फ़ोन करके यही कहा कि भाई साहब अब की बार हमने उल्टा ठोक दिया, हमने ही उल्टा ठोक दिया अब की बार। और वो उल्टा ठोकने का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि सैनी समाज ने लामबंद होकर वोट नहीं दिया, जो देना चाहिए था वो उस वोट से हट गया। और अब की बार उसने प्रदीप चौधरी को शायद मैं वैसे तो ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करूँगा, लेकिन फिर भी ये हुआ है कि प्रदीप चौधरी जहाँ तक है वो हार की कगार पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि इकरा हसन ने बढ़िया टक्कर दी है। क्या लगता है कि इकरा हसन ने वाकई में टक्कर दी प्रदीप चौधरी को? कुछ अगर देखा जाए तो विकास भाई, आप देखते होंगे जिस प्रकार प्रदीप चौधरी को दोबारा टिकट मिला तो विरोध का सुर उस वक्त ही शुरू हो चुका था, क्योंकि मनीष चौहान भी लगातार टिकट के लेकर दावेदार थे। और जिस प्रकार मनीष चौहान का टिकट काट दिया गया और प्रदीप चौधरी को दोबारा टिकट मिला तो हिंदू गुजर के अंदर भी एक नाराजगी थी। और जैसे सार्थक भाई ने बताया कि जिस प्रकार वहाँ पर 2 कम्युनिटी को लेकर, चाहे मीरभोज प्रकरण रहा हो, चाहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से जुड़ा प्रकरण रहा होगा, तो 2 कम्युनिटी खास तौर से वहाँ पर नाराज देखने को मिली भारी तादाद में। तमाम बड़ी बड़ी महापंचायत भी हुई और सैनी समाज की महापंचायत हुई। जिस प्रकार डॉक्टर धर्म सिंह को, सैनी को लेकर कुछ समर्थकों ने कहा था उल्टा ठोक देंगे। तो मैं भी एक सैनी समाज से आता हूँ, हालांकि मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता की बात करूँगा। तो हमारे पास भी फ़ोन कॉल आते थे, मैसेज आते थे कि सहारनपुर में भले ही कुछ भी हो हम बीजेपी के साथ हैं, मगर एक तरफा हम लामबंद होकर चौधरी इकरा हसन के साथ रहेंगे। और वो चीज़ें देखने को मिली। लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल भी आती रही, बताया भी जा रहा था कि जिस प्रकार वहाँ पर इकरा हसन को छकवा वोट पड़ा है, तो मैं तो कहता हूँ वहाँ से इकरा हसन एक मजबूत प्रबल दावेदार है और जीतने की ओर कगार पर है। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो कांटे की है। जीत का जो अंतर रहेगा काफ़ी कम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इन दोनों सीटों पर सहारनपुर कैराना पे कहीं ना कहीं वो बहुत मजबूत स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले जो विश्लेषण जो किया जा रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन भरी भी हैं। किसी के लिए सुखदायी भी हो सकती है, किसी के लिए दुखदायी भी हो सकती हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे और तभी पता लगेगा कि आखिर सहारनपुर का किंग और कैराना किंग कौन होगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।